हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दिया था। नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के वो सोर्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में से डायरेक्टली नहीं आते और हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अबेंडेंस में प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि सनलाइट, वाइंड, है ना, टाइडल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। पिछले वीडियोस तक हम कन्वेंशनल सोर्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको किसी एक के बारे में देखना है तो आप पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ना। इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। अब किसी भी कंट्री को अपनी खुद की जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरी करने के लिए किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। या तो आप देखो, एनर्जी हर देश को चाहिए होती है तो मानने वाली बात है। अब या फिर आप कन्वेंशनल सोर्सेज पर डिपेंड हो लो एनर्जी के लिए, या फिर नॉन कन्वेंशनल पर। कन्वेंशनल में दिक्कत क्या है कि वो क्या है, अर्थ के क्रस्ट में से निकलता है, तो ज़्यादा तो है नहीं अर्थ के क्रस्ट में, और रिन्यूएबल और है, नॉन रिन्यूएबल और है, यानी कि बहुत ही सालों में जाके बनता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो जल्दी से मिलने वाला भी नहीं है, उसका कोटा रिजर्व हमारे पास कम होता है। दूसरा, हमारे इंडिया में जो है ऑयल, पेट्रोल, डीजल वो बहुत ज़्यादा कम है और हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगा है उस चीज़ का। तीसरा क्या है कि ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं डिग्रेड करती हैं, तो हमें ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल है, कोल, ऑयल, गैस, इन पर डिपेंड होना कम करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में क्या है, हम अधिकतर कन्वेंशनल सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि कोयला, ऑयल और गैस। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कन्वेंशनल है, जो हमने पिछले वीडियोस में कवर करी थी। ये सारी अर्थ के क्रस्ट में से निकाली जाती है। ठीक है, इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर शॉर्टेजेस हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर विच इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब ये जो ऑयल गैस है ना, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इससे हमें ये क्वेश्चन आता है मन में कि देखो, इनके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड करती हैं ये। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में भी ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, जल्दी जल्दी ये डिप्लीट होने लग रहे हैं सारे सोर्स एनर्जी के, कोयल, ऑयल और गैस। तो क्या हमें अब इन पर डिपेंड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी क्या है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो उसका प्राइस है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में हम क्या यूज़ करेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम पेट्रोल, डीजल, कोयल वगैरह को जलाते हैं तो इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूट होती है, वाटर भी पॉल्यूट होता है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए भी हमें इसको बंद करना चाहिए। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे हम रीजंस पढ़ रहे हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज को हम ज़्यादा उन पर डिपेंड क्यों नहीं हो सकते, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अब हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है ना एनर्जी के, उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए, जो हम पहला यहाँ पर पढ़ेंगे भी, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं क्या नीड है उसकी। Hence, there is a pressing need to use renewable energy resources like solar energy, wind energy, tide, biomass and energy from waste material। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए प्राइस राइज हो रहा है, ज़्यादा क्रस्ट में भी नहीं है कन्वेंशनल सोर्सेज, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि अब हमें ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर भी डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिंग नीड है, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, यानी कि जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, दोबारा बन सकते हैं, यानी कि नॉन कन्वेंशनल, उन सोर्सेज को यूज़ करने की नीड अब आ चुकी है। जैसे कि सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में है, कभी कह सकते हो ख़त्म होने वाली है, नहीं। वाइंड, टाइड, बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से भी एनर्जी बनती है, इनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं और उन्हें नीड क्या है यूज़ करने की। कन्वेंशनली यूज़ कर सकते थे हम, जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास। और इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है जो ब्लेस्ड है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस में सनलाइट है, वाटर है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है, वाइंड एनर्जी है, सब टाइप के जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो इंडिया में अबंडेंस में प्रोवाइडेड हैं। तो इंडिया को हम ब्लेस्ड कहते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो अब हम पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स पढ़ते हैं, जो है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये आपने पहले भी सुना हुआ है, न्यूक्लियर, एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन करते हैं, हार्मफुल होते हैं, वॉर वगैरह के टाइम पे यूज़ होते हैं। वो तो हो गया इसका एक नेगेटिव यूज़,
ठीक है, इसका एक पॉजिटिव यूज़ भी है, इससे हम एनर्जी भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो है क्या, ये नॉन कन्वेंशनल है ना, बहुत ज़्यादा अबंडेंस में प्रोवाइडेड है। अब बनता कैसे, पहले उसको देख लेते हैं। ऑब्टेनिंग बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स होते हैं, आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा, तो उनका जो अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिससे एटम मिलके बने हैं, उनकी फॉर्मेशन है, उसको अल्टर कर दो। अल्टर होता है चेंज करना, तो जो स्ट्रक्चर है ना अंदर से एटम का, उसको हमें अल्टर कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। वो अलग तरीके से चेंज किया जाता है ताकि हमें जो हमारा डिजायरिंग रिजल्ट है वो मिल जाए। उससे क्या होता है, जब एटम्स के अंदर अल्ट्रेशन की जाती है ना, उनका बदलाव किया जाता है, तो क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है। और मैंने आपको बताया था हीट एनर्जी से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही होगा, व्हेन सच एन अल्ट्रेशन इज मेड, जब कुछ ऐसा एटम के अंदर इंटरनल चेंजेस किए जाते हैं, मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज की जाती है, एंड दिस इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। और वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रिक पावर में चेंज कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, ठीक है। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम और जो थोरियम है ना, उनके साथ ऐसे ही किया जाता है, उनका अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, जिससे क्या होता है, एकदम से शॉक या फिर हीटिंग एनर्जी निकलती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, झारखंड में, और राजस्थान की अरावली रेंजेस हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं, जिनका हम इंटर्न एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में यूज़ करते हैं। द मोनाजोट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम, ठीक है। और ठीक है, थोरियम जो है वो कहाँ पर मिलता है, केरला के मोनोजाइट सैंड्स के अंदर। ये हमने इसकी लोकेशन देख ली। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स पर, फॉसिल फ्यूल यानी कन्वेंशनल सोर्सेज पर, तो अर्थ की क्रस्ट में वो ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं, और हाई प्राइसेस हैं क्योंकि हमें उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और हाई प्राइस इसलिए भी है क्योंकि जल्दी जल्दी उनके रिजर्व्स खत्म होने लग रहे हैं, तो कम है क्वांटिटी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो प्राइस ज़्यादा होता है, ये आपने डिमांड सप्लाई का पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कॉन्वेंशनल सोर्सेज को रिप्लेस करेगा कौन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल में क्या आएगा, सनलाइट, वाटर, वाइंड, बायोमास, टाइडल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इंडिया तो ब्लेस्ड है इन चीज़ों से, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पहला टाइप पढ़ा, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये कैसे ऑब्टेन होता है हमें, जब हम एटम के स्ट्रक्चर को अल्टर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी लोकेशन भी देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सोलर एनर्जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।